अब देखते हैं इम्पोर्टेंस किनेसियोलॉजी का और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस प्रोसेस पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किनेसियोलॉजी के बिना स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स अधूरा है, क्योंकि ये हमको बताता है कि क्या मूवमेंट होता है, कैसे होता है, और उस मूवमेंट में कितना हमको क्या चीज़ ऐड करना है, कितना उसमें फोर्स लगाना है, ये सब चीज़, या कितना एंगल देना है, ये सब चीज़ कहाँ से आता है? बायोमैकेनिक्स से आता है। और चूँकि हम स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स वर्ड का यूज़ करते हैं। अब किनेसियोलॉजी में इम्पोर्टेंस देखते हैं स्पोर्ट्स के एंगल से, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका किनेसियोलॉजी का हमारे स्पोर्ट्स में। तो सबसे फर्स्ट है हमारा फाइंडिंग गुड मूवमेंट्स। पहले बताया कि मूवमेंट का अध्ययन होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें अच्छे मूवमेंट खोजने का काम करते हैं। इसके लिए हमको क्या करता है, ये हेल्प करता है। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करूँगा, छोटा छोटा करते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझो और वहाँ पर फिर आप एग्ज़ाम में उसको बड़ा करके लेंदी करके लिख सकते हो एग्जाम्पल डाल के, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइंडिंग गुड मूवमेंट्स, मतलब अच्छे अच्छे मूवमेंट ढूंढना जिससे हम अपने स्किल को अच्छा और बेहतर कर सकें, ठीक है। दूसरा है प्रिवेंट टू इंजरीज, मतलब हमारे स्पोर्ट्स में इंजरी होता है, आम बात है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा मूवमेंट अच्छा होगा तो हमको क्या है, इंजरी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या करता है, किनेसियोलॉजी हमें इंजरी से बचाने का काम भी करता है, उसमें सहायक होता है। थर्ड है इम्प्रूव टेक्निक्स, ये हमारे टेक्निक्स को इम्प्रूव या उसको विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब टेक्निक अगर हमारा सुधरेगा तो हमारा स्किल भी सुधरेगा, तो इम्प्रूव स्किल्स, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स मिल के ही एक स्किल बनाते हैं। तो जैसे हम बल्ले को फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं, क्रिकेट में एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं तो हम क्या बॉल को सिर्फ स्ट्रेट में ही मार सकते हैं? अगर हम बल्ले का थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें तो हम हो सकता है कि एक अच्छा गैप ढूंढने में सफल हो जाएं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा रन अचीव हो जाए। तो ऐसे ही स्किल बनता है, हम टेक्निक्स में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं या और कुछ ऐड करके उसको स्किल में डेवलप करते हैं। तो ऐसे ही हमारा टेक्निक भी इम्प्रूव होता है इससे और स्किल भी इम्प्रूव किया जाता है। फिर है सेव एनर्जी, अगर हम अच्छा मूवमेंट करेंगे, सही मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एनर्जी सेव होगा और हम ज़्यादा देर तक स्पोर्ट्स में बने रहेंगे और खेलेंगे। 6 है हमारा हेल्प टू सेलेक्ट एक्सरसाइज, मतलब ये किनेसियोलॉजी हमको क्या करता है, हमारे गेम के अकॉर्डिंग ऐसे एक्सरसाइज सेलेक्ट करने में हमको हेल्प करता है जिससे हमारे गेम में इम्प्रूवमेंट आए और हम गेम को अच्छा खेल पाएँ। ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक टूल है किनेसियोलॉजी कि हम कैसे एक्सरसाइज करें तो किस प्रकार से हमको बेनिफिट मिलेगा और वो कैसे हमारे स्पोर्ट्स में हेल्पफुल होगा। ऐसे ही एक और वर्ड लास्ट में है रिसर्च, ये आपने पढ़ा होगा अपने बीपीएड 4th सेमेस्टर में, आपका सिलेबस में है। तो किनेसियोलॉजी में भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो ये किनेसियोलॉजी हमारे लिए बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रिसर्च जब हमको करना होता है तो हम, क्योंकि हमको मूवमेंट के बारे में ही करना होता है मैक्सिमम ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स में अगर फील्ड में हम जाते हैं तो, बाकी दिमाग में अगर साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रहा है तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन फिजिकली अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं हम किसी स्किल पे या मूवमेंट पे तो हमको किनेसियोलॉजी बहुत हेल्प करता है और इसलिए रिसर्च के लिए भी ये क्या होता है, हेल्पफुल है। अब देखते हैं हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, ठीक है, खेल जैव यांत्रिकी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोनों में देखा जाए तो लगभग कुछ पॉइंट एकदम सेम टू सेम है। तो पहला है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है, इधर भी है, बस थोड़ा पॉइंट में नेम थोड़ा अलग हो गया, टेक्निक और स्किल आ गया है, ठीक है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, स्किल और टेक्निक अगर अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। तो ये क्या करता है, बायोमैकेनिक्स हमारे परफॉर्मेंस को सुधारने का काम करता है, वो भी कैसे, साइंटिफिकली, कि हम कितना फोर्स लगाएं। क्योंकि देखो क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर हम बल्ले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में बैट्समैन हूँ, अगर बैट्समैन बॉल को पुल करता है
या स्कूप करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कितना एंगल बल्ले का देगा कि वो कैच आउट होने से भी बचे और उसका बॉल मैक्सिमम दूरी तय करे, बाउंड्री पे जाए। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि कितना एंगल उसको बल्ले को घुमाना है, और उससे पहले उसको जज भी करना होगा कि बॉल किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है, कितनी हाइट में आ रहा है। ये सब जज करने के बाद उस बॉल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बल्ले को घुमाएगा, तब उसको मैक्सिमम रन मिलेंगे अगर उसका बायोमैकेनिक्स का जो एनालिसिस है वो अच्छा है तो, ठीक है। तो ऐसे हम परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हम इससे क्या कर सकते हैं, खेल बहुत सारे गेम हम देखते हैं जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। जैसे सॉफ्ट बॉल ही ले लो, सॉफ्ट बॉल में वहाँ हेलमेट पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स होता है, ठीक है, शूज़ पहनते हैं। तो ये सब चीज़ इक्विपमेंट जो खेल के लिए यूज़ होता है उन सबको हम बायोमैकेनिक्स के थ्रू सुधार सकते हैं। कि हम देखो सॉफ्ट बॉल में पहले बल्ला जो आता था गोल, वो पहले भारी भरकम रहता था, लकड़ी का रहता था, तो क्या होता था उसको पुल करने में या घुमाने में हमको ज़्यादा फोर्स लगता था, और कई बार ऐसा होता था कि हमारे मसल्स, शोल्डर के मसल्स या आर्म्स के मसल्स जो हैं खिंच जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, बायोमैकेनिक्स का थोड़ा यूज़ किया गया कि हम अगर वेट को कम कर दें, मटेरियल चेंज कर दें, तो हम अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दे सकते हैं किसी भी गेम में। तो ऐसे ही देखे होगे, पहले बल्ले भारी भरकम आते थे, फिर उसको हल्का किया गया, उसमें एक एंगल दिया गया, बल्ला सीधा प्लेन नहीं रहता, लास्ट में एज की तरफ थोड़ा सा कर्व लिया होता है। तो इस प्रकार से बल्ले बनने लगे ताकि अच्छा बैटिंग स्किल हो। तो ऐसे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सुधार सकते हैं। थर्ड पॉइंट, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स टेक्निक। सेम वही पॉइंट आ गया, इसके थ्रू हमको अपने टेक्निक को सुधार सकते हैं कि कैसा एंगल दें, कैसा फोर्स लगाएं, कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज हो, कैसा मूवमेंट करें, ठीक है, कितना एंगल देना है। जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो बायोमैकेनिक्स में ही होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स टेक्निक को भी सुधारते हैं। टू डिज़ाइन सेफ्टी इक्विपमेंट। देखो दो बार इक्विपमेंट के जो है, यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट। दो प्रकार के इक्विपमेंट हमारे स्पोर्ट्स में यूज होता है। एक क्या होता है जिससे हम खेलते हैं, जो हमारे लिए इसेंशियल है, ठीक है, उसके बिना हम खेल ही नहीं सकते। फिर दूसरा जो होता है हमारा उस गेम के लिए सेफ्टी, जैसे क्रिकेट में बॉल और बैट ना हो तो क्रिकेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमारा जो बॉल होता है, ड्यूस बॉल होता है, वो बहुत हार्ड होता है, अगर वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे लगे तो हमको इंजर्ड कर सकता है। तो उस इंजरी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट लगाते हैं। क्या, थाई पैड, लेग गार्ड, हैंड गार्ड, ग्लव्स, हेलमेट, ये सब चीज़ क्या है, सेफ्टी इक्विपमेंट। समय के साथ देखना, पुराने मैचेस देखना क्रिकेट के, तो उसमें हेलमेट कैसे होते थे और कैसे वो बहुत जल्दी जब ज़्यादा प्रेशर बॉल आता था तो टूट भी जाता था। तो ये सब चीज़, और लेग गार्ड भी पहले भारी भरकम होते थे, और भारी भरकम होने की वजह से वो रनिंग करने में भी दिक्कत देते थे। तो ये सब चीज़ में इसके थ्रू उसको इम्प्रूवमेंट किया गया, बायोमैकेनिक्स के थ्रू सब में सुधार लाया गया है। पांचवा है हमारा प्रिवेंट टू इंजरी। सेम टू सेम पॉइंट, अगर हम अच्छा बायोमैकेनिक्स यूज़ करेंगे तो हमको क्या करेगा, इंजरी से बचाएगा। हमको बॉलिंग करना है, बॉलिंग करने के लिए आर्म्स पूरे शोल्डर से रोटेट होना चाहिए। अगर ये रोटेशन सही नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो ये बॉल किए और ये हाथ हमारा यहाँ से मुड़ गया, और तो क्या होगा, यहाँ से जर्क होगा, और जर्क होगा तो क्या होगा, हो सकता है यहाँ पर ट्राइसेप का टेंडन खींच जाए, या हो सकता है यहाँ से जर्क आ रहा है तो शोल्डर के मसल्स खींच जाएं। तो इसके लिए हमको क्या है, बायोमैकेनिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्लेयर हो या स्पोर्ट्स कोच हो या टीचर हो, तीनों के लिए। हाँ, आपके सिलेबस में दिया होगा फिजिकल एजुकेशन, टीचर, एथलीट और कोच, तो ये सब के लिए सेम है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसको पॉइंट को बनाना है, ये मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखो, फिर आराम से हम इसके आगे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है सेव एनर्जी। सेम सही, अगर
फोर्स एंगल हम देंगे तो हम कम ताकत में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। क्रिकेट में अगर एग्जांपल लें तो ज़रूरी नहीं है कि बॉल बहुत तेज़ आ रहा है तो हमको खींच के स्ट्रेट में ही मारना है तभी हमको अच्छा रन मिलेगा। सिंपल, अगर वो बहुत अच्छा स्पीड से आ रहा है या ऑर्कर लेंथ में आ रहा है, हम थोड़ा सा बैठेंगे और बॉल को हल्का सा पीछे को दिशा दे दिए तो पीछे हमको सिंपल से 4 रन मिल जाएगा। तो ऐसा हम बायोमैकेनिक्स का यूज़ करते हैं और अपने एनर्जी को हम बचाते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट हमारा इवैल्यूएशन ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब विश्लेषण, मतलब एक आंकलन करना कि हमारा परफॉर्मेंस, जैसे कोई भी सेलेक्टर है या कोच है, वो ऐसे ही तो किसी प्लेयर को पूरा 1 महीना ट्रेनिंग दिया और सेलेक्ट करके लेके चले गया, ऐसा तो नहीं करता। वो बहुत सारे प्लेयर को एक साथ ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट होता है उसको निकालता है। तो ये निकालने का तरीका कहाँ से आता है? तो इवैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उस कोच को पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, तो कैसे वो और कौन सा प्लेयर कितना अच्छा टैकल कर रहा है हर मूवमेंट को। तो ये सब जानने के लिए कौन मदद करता है? बायोमैकेनिक्स। ठीक है, चाहो तो बोलो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट इसका रिसर्च, और सेम टू सेम इसमें जो मैं बताया सेम इसमें भी वही है रिसर्च का, कि हमको क्या होता है स्पोर्ट्स में बहुत सारा रिसर्च करना होता है, अच्छे टेस्ट बनाने होते हैं ताकि हम प्लेयर को सेलेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमको बायोमैकेनिक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और फंडामेंटल मूवमेंट्स, मतलब स्पोर्ट्स में या फिजियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स में कैसे कैसे शब्दावली जो है यूज़ होते हैं, किसके लिए? मूलभूत क्रियाओं के लिए। जो हम लोग जैसे हाथ हिला दिए, पैर उठा दिए, या बात कर रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ निकालने के लिए हम लिप्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो मूवमेंट हो रहे हैं इसको तो हम ऐसा नहीं बोल सकते मैं बोल रहा हूँ तो मुंह हिल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, कुछ वर्ड्स दिए जो जिससे हम हर मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं कि किस मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे लिए हम किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए उसका नाम क्यों यूज़ करते हैं, वैसे ही हर मूवमेंट का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया, तो उसी को कहा गया टर्मिनोलॉजी ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट्स। तो देखते हैं हम इसमें सबसे पहला मूवमेंट क्या है हमारा, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए, फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन मतलब वो, और इसमें किसी भी वर्ड का आपको हिंदी नहीं मिलेगा, सब आपको इसी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे हिंदी में फ्लेक्शन करके लिखो, एक्सटेंशन करके लिखो। ठीक है, तो उसके लिए हिंदी खोजने की कोशिश मत करते रहना, और मिल भी गया हिंदी तो उसमें और पागल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इंग्लिश वर्ड ही आप याद रखो, बेस्ट। फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ एंगल इन जॉइंट ऑफ जॉइंट। ठीक है, मतलब फ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, मैं जैसे इस हाथ को उठाऊंगा क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल जो है कम हो रहा है। मतलब एंगल का कम होना क्या होता है, जॉइंट पे एंगल का कम होना फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक, डिक्रीज एंगल ऑफ जॉइंट्स। फिर है सेकंड नंबर हमारा एक्सटेंशन। अब देखना है फ्लेक्शन का जस्ट उल्टा ये होता है, मैंने मान लो एक्सटेंशन कर लिया, ठीक है, इसके बिना तो कोई काम नहीं हो सकता फ्लेक्शन के बिना। अब एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ जॉइंट, मतलब जो जोड़ है हमारे हड्डियों का जोड़, उसके एंगल को बढ़ाना है, तब उस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंशन बोलेंगे। ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन। ये वाला जो मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हर एक वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, जैसे मैं फ्लेक्शन का और एक एग्जांपल, मान लो ये हाथ मेरा सीधा है, ये हाथ अगर मैं ये उठाया, ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या हुआ, बढ़ रहा है ये एंगल, तो क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। ठीक, ये कम हो गया तो फ्लेक्शन हो गया। थर्ड पॉइंट, एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है हमारा, मान लो हमारा जो एनाटॉमिकल पोस्चर है, एनाटॉमी तो पढ़े ही होगे,
तो एनाटॉमिकल पोस्चर, क्योंकि वो सेकंड सेम में है। एनाटॉमिकल पोस्चर क्या होता है हमारा, दोनों हथेली सामने की ओर और नीचे पैर वी शेप में ऐसे रहेंगे, हील जुड़े हुए वी शेप में, और दोनों हाथ पंजे सामने की ओर और बॉडी सीधा। ये एनाटॉमिकल पोस्चर होता है। तो इस पोस्चर से ही हम बस सभी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। ये हमारा मेरा क्या है, ये मिड लाइन, बीचों बीच एक लाइन होगा जो मेरे रिब से होते हुए पूरे नीचे तक जाएगा, वो क्या है, मिड लाइन। तो एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन मतलब होता है हाथों का मिड लाइन से बाहर की ओर जाना या दूर जाना। ये दूर चला गया मिड लाइन से मेरा हाथ, तो ये हो गया हमारा एबडक्शन। और इसी का जस्ट उल्टा एडक्शन। एडक्शन में क्या होगा, ये पास आ जाएगा और मिड लाइन की ओर बढ़ेगा, तो ये हमारा एडक्शन है। ठीक है, याद रखने के लिए एड मतलब ये जुड़ना, ये जुड़ रहा है, ठीक है, और ये दूर जा रहा है, एबडक्शन। हर एक क्रिया का अपोजिट वर्ड है, तो एक वर्ड अगर याद आ गया तो दूसरा भी याद आ जाएगा। एबडक्शन में दूर जाना है मिड लाइन से किसी भी अंक का, और एडक्शन में किसी भी अंक का मिड लाइन की ओर पास आना। ठीक है, पांचवा है रोटेशन और सर्कमडक्शन। ये दोनों अपोजिट नहीं है, लेकिन दोनों पढ़ोगे तो लगेगा कि एक ही है, बस वर्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। रोटेशन मीन्स होता है एक्सिस पर किसी वस्तु का घूमना। तो मान लो ये मेरा मिड लाइन है, अगर मैं ये ऐसा घूम रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन मतलब एक मिड लाइन एक्सिस, ठीक है, या मिड लाइन बोलो, एक्सिस के चारों ओर ऐसा घूमना। ठीक है, एक्सिस के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा, हमारा रोटेशन। ठीक है, वहीं सर्कमडक्शन, ये किसके सापेक्ष घूम रहा है, एक्सिस। ठीक है, मान लो ये हमारा डस्टर है, एक्सिस इसका सीधा है, तो ये ऐसा घूम रहा है, ये हमारा रोटेशन हो गया। लेकिन अगर ये अब क्या होता है, एक पॉइंट के थ्रू घूमे मान लो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे इससे थोड़ा सा दिक्कत होगा, हाँ, हम रस्सी घुमाते हैं तो देखोगे, रस्सी घुमाओगे तो क्या होता है पत्थर बंधा हुआ रस्सी है, उसको घुमाओगे तो एक पॉइंट के चारों तरफ वो सर्कमडक्शन या सर्कुलर मोशन करता है, तो उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। लेकिन हमारे बॉडी में हमको एग्जांपल चाहिए, तो बॉडी में एग्जांपल के लिए जैसे हम शोल्डर को ये रोटेट किए, और ये कहाँ पर यूज होता है ज़्यादातर, बॉलिंग के समय। ठीक है, तो बॉलिंग के समय जब यूज़ करते हैं हम रोटेशन सर्कमडक्शन का यूज़ करते हैं, जो एक पॉइंट के थ्रू घूमता है जब हमारा हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट्स। और ये जो मूवमेंट है शोल्डर में होता है या हिप में, हिप जॉइंट में ही होगा। रोटेशन समझ में आ गया, सर्कमडक्शन समझ में आ गया, थोड़ा लाइट गुल हो गया है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। चलिए, सातवां पॉइंट है प्रोनेशन। ठीक है, प्रोनेशन मतलब जब हम हथेली को ऐसा नीचे की ओर, जो हमारा पाम है ये नीचे की ओर रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्रोनेशन। या हम जब लेटते हैं तब पेट के बल लेटें, तो पेट के बल जब लेटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन या प्रोनेशन। ठीक है, उस मूवमेंट को प्रोनेशन, जब हाँ हथेली को नीचे की ओर रखते हैं। और इसी के जस्ट उल्टा सुपाइनेशन या सुपिनेशन। मैं सुपाइनेशन पढ़ता हूँ, वैसे तो सुपिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सुपिनेशन में क्या होता है, हम हथेली को जैसे पलट दी ऊपर की ओर, मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा सुपिनेशन। मान लो हम पेट के बल लेटे तो उसको क्या बोले, प्रोनेशन। उसी को अगर हम पीठ के बल लेटे तो सुपाइनेशन। ये शरीर में मूवमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है कहाँ पर, हमारे एंकल के पास। मान लो ये पैर है मेरे, ठीक है, पैर को तो अभी दिखा नहीं सकता, ये पैर है। हम एक्सरसाइज के दौरान करते हैं क्या, टो को ऐसे नीचे की ओर और ऊपर की ओर करते हैं। तो इसमें हमारा जो है, इस एंगल से दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ये जब हम
कौन सा है, डॉर्सिफ्लेक्शन। जब हम टो को ऊपर की ओर करते हैं ऐसा, ठीक है, पैर हमारा सीधा रहता है और ये हम टो को ऊपर किए तो ये क्या है हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन, इसी को अगर नीचे किए तो ये प्लैंटर फ्लेक्शन। इमेजिन करोगे ये पैर है, पैर का ये पंजा, पंजा अगर ऊपर खींचोगे तो डॉर्सी, नीचे करोगे तो प्लैंटर फ्लेक्शन। इसमें प्लेन बनने की कोशिश होता है, देखना पैर को मूवमेंट करके देखोगे समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर दोनों में फ्लेक्शन का ही यूज हो रहा है। तो फ्लेक्शन के यूज यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लेक्शन के बिना हम कभी भी एक्सटेंशन कर ही नहीं सकते। और मेन वहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्शन का वर्क होता है, जब हम ऊपर खींचते हैं तो सामने वाले मसल्स उसको खींचते हैं, जब पीछे की ओर जब प्लैंटर में जाते हैं तो पीछे के मसल्स खींचते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में ही फ्लेक्शन होता है, डॉर्सी प्लैंटर। फिर 11वां हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही होता है उठाना। तो किस चीज़ को उठाना, तो हम हमारे बॉडी में किस पार्ट को उठाते हैं, थोड़ा अभी ध्यान नहीं आएगा, बताऊंगा तभी आएगा। एलिवेशन मतलब होता है उठाना, और उठाते हम किस चीज़ को, जैसे मान लो हमारा जबड़ा, मुंह खोल दिए, ये नीचे हो गया, हाँ। अब इस स्थिति में हम जबड़े को क्या करते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं, तभी हम लिप्स को जोड़ पाते हैं। तो ये हो गया एलिवेशन। हमारे जॉ को हम ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, ये एलिवेशन हो गया। जस्ट मतलब माउथ को क्लोज करना एलिवेशन, या जॉ को ऊपर की ओर खींचना एलिवेशन, इसको हम जॉ बोलते हैं, ठीक है, जबड़ा। और जबड़े को फिर नीचे की ओर करना डिप्रेशन, हाँ, मुंह खोलना डिप्रेशन की क्रिया है। इसमें हम मुंह खोलते हैं, ओपन माउथ। 13 पॉइंट प्रोट्रेशन। यहां से हमारा ये चार, ये मुंह से रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है। प्रोट्रेशन, प्रोट्रेशन में क्या होता है, हम जबड़े को आगे की ओर करते हैं, नीचे वाले हिस्से को आगे की ओर, ऐसा, ठीक है, आगे की ओर आता है। मान लो अभी चेहरे से नहीं दिखेगा, तो ये मान लो जबड़ा है हमारा, ये दांत है, ठीक है, ये दांत, तो नीचे वाला जबड़ा है, ये जबड़ा, जबड़े को हम क्या करते हैं आगे की ओर ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोट्रेशन, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट रिट्रेशन। तो ये जबड़े को जब हम पीछे की ओर खींचते हैं, ठीक है, दांतों को पीछे की ओर खींचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेशन क्या बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है इनवर्जन, इवर्जन, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये और ये हमारा टो से रिलेटेड एक्सरसाइज में यूज होता है या मूवमेंट में यूज होता है, ठीक है। इनवर्जन में क्या होता है, ये हमारा पैर है, तो जब हम सोल को, नीचे वाला सोल को अंदर की ओर ऐसा मूवमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इनवर्जन, ठीक है। स्ट्रेचिंग करते टाइम हम ये मूवमेंट करते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा होता है इवर्जन, जब बाहर की ओर सोल को हम करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो ये हमारा इवर्जन कहलाता है। इस प्रकार और भी एक दो है मूवमेंट, इतने मूवमेंट काफ़ी हैं आपको एग्जाम में लिखने से, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनोलॉजी हमारा कंप्लीट।